नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पाठ प्रस्तावना कौशल के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लास्ट क्लासेस में हम शिक्षण कौशल टॉपिक को स्टार्ट कर चुके थे और शिक्षण कौशल के अंतर्गत हमने जाना कि वास्तव में शिक्षण कौशल होते क्या हैं, शिक्षण कौशल के बारे में एनएल गेज का क्या कहना है, एलन तथा रायन के अनुसार शिक्षण कौशलों की संख्या कितनी है। इन सारी चीजों के बारे में हम डिटेल स्टडी कर चुके हैं और उसके बाद हमने कुछ मुख्य शिक्षण कौशलों के प्रकार के बारे में जाना था कि कौन कौन से कौशल होते हैं। उसके अंतर्गत हमने एक आपको बताया पाठ प्रस्तावना कौशल, एक आपको बताया प्रश्न कौशल, व्याख्या कौशल, दृष्टांत कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, पुनर्वलन कौशल, श्यामपट्ट लेखन कौशल और पुनरावृत्ति कौशल। तो इन मुख्य कौशलों के बारे में आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे और जानेंगे वास्तव में कि पाठ प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत आपके एग्जाम्स में किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पाठ प्रस्तावना कौशल क्या होते हैं। तो देखिए, आपको पता होगा कि पाठ प्रस्तावना कौशल क्या होते हैं, बट यहाँ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछे जाते हैं वो किस तरीके से होते हैं कि किसी भी शिक्षण की शुरुआत का प्रथम चरण प्रस्तावना होती है। देखिए, जब आप बीएड या फिर डीएलएड का प्रशिक्षण लेते हैं तो उस दौरान जो भी आप प्रोसेस सीखते हैं उसको हम शिक्षण कौशल कहते हैं। और जब आप किसी भी कक्षा में शिक्षण की शुरुआत करते हैं तो शिक्षण की शुरुआत करने के दौरान जो उसका प्रथम चरण होता है उसको हम प्रस्तावना कहते हैं। तो इसीलिए आपके लिए ये पाठ प्रस्तावना कौशल होता है जो सबसे स्टार्टिंग का हिस्सा है, यानी कि किसी भी शिक्षण प्रोसेस में सबसे पहले जिस गतिविधि को आप दोहराएंगे उसका नाम ही होता है पाठ प्रस्तावना कौशल। तो सीधा सीधा आपसे पूछा जाता है कि शिक्षण का प्रथम चरण क्या होता है, बताइए। तो शिक्षण का प्रथम चरण ही होता है पाठ प्रस्तावना, यानी कि पाठ प्रस्तावना अगर आपको ऑप्शन में दिख जाए तो यह शिक्षण की प्रथम चरण है, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स कि प्रस्तावना का आशय, भूमिका या विषय वस्तु की सामान्य जानकारी है। यानी प्रस्तावना का आशय, भूमिका या विषय वस्तु की सामान्य जानकारी। जैसे ही आप किसी कक्षा में एंटर करते हैं और आप किसी भी विषय वस्तु को, किसी भी पाठ को पढ़ाते हैं तो किसी भी पाठ को पढ़ाने के दौरान जो आप फर्स्ट चरण जो फॉलो करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रस्तावना। और प्रस्तावना का जो आशय होता है, यानी कि इसकी जो भूमिका है वो ये है कि विषय वस्तु की सामान्य जानकारी, यानी कि आप जिस टॉपिक के बारे में कक्षा में पढ़ाने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में जो भी आप सामान्य जानकारी वस्तु के बच्चों के सामने रखते हैं। यानी कि प्रस्तावना के अंतर्गत आप बच्चों को ये बताते हैं कि बच्चों, आज की कक्षा में हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। ये वो गतिविधि हैं जो आप अपने शिक्षण के दौरान करते हैं और इसी चीज़ के लिए आप बीएड या फिर डीएलएड का प्रशिक्षण लेते हैं। आई होप आप बातों को समझ पा रहे होंगे कि प्रस्तावना का, यानी प्रस्तावना का मुख्य आशय क्या होता है या इसकी भूमिका क्या है। तो इसकी भूमिका वही है कि विषय वस्तु की सामान्य जानकारी देना ही प्रस्तावना कहलाती है। यानी कि आप कक्षा में जाकर सर्वप्रथम यही बात करते हैं कि बच्चों, आज की कक्षा में हम आज ये पढ़ने वाले हैं और इसका क्या रिलेशन होता है। तो सारी चीज़ों के बारे में, यानी कि जो भी चीज़ें आप स्टार्टिंग में जो भी शब्द बोलते हैं किसी भी पाठ की शुरुआत में, उसी को ही हम प्रस्तावना कहते हैं। इंट्रोडक्शन देते हैं आप कि आज की कक्षा में हम ये स्टडी करने वाले हैं। जैसे कि मैंने अभी आपके सामने रखा है, बिल्कुल यही टीचिंग प्रोसेस के दौरान आपको भी करना होता है और आप करते भी हैं। तो ध्यान रखेंगे, यहां से आपके एग्जाम्स में सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जो प्रथम चरण होती है उसको क्या कहते हैं, या शिक्षण प्रक्रिया के दौरान का जो प्रथम चरण है उसका क्या नाम है। तो चार ऑप्शन आपको दिख जाएंगे, आपको किसके साथ जाना है, प्रस्तावना के साथ जाना है। आई होप आप बातों को समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि प्रस्तावना कौशल के प्रयोग में सर्वप्रथम शिक्षक पढ़ाए जाने वाले पाठ के बारे में छात्रों की जानकारी लेने के लिए प्रश्न करता है। देखिए, प्रस्तावना कौशल के प्रयोग में, यानी कि जब भी आप प्रस्तावना कौशल का प्रयोग करते हैं किसी भी कक्षा में, तो सर्वप्रथम शिक्षक पढ़ाए जाने वाले पाठ के बारे में छात्रों की जानकारी लेने के लिए प्रश्न करता है। यानी कि जब आप बताते हैं कि आज हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले शिक्षक क्या करते हैं कि जो भी टॉपिक उनको पढ़ाना है, जिस भी पाठ के बारे में उनको पढ़ाना है, उससे रिलेटेड वो क्या करते हैं, बच्चों से प्रश्न करते हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि इस टॉपिक के बारे में बच्चों को पहले से कितना पता है और कितना नहीं पता है। मान लीजिए कि आप न्यूटन की गति के तीनों नियम के
बारे में बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, तो इससे पहले आप ये जानना चाहेंगे कि बच्चों को क्या ये पता है कि गति क्या होती है, यानी गति हम किसको कहते हैं। जब आप बच्चे से पूछेंगे और बच्चे कुछ ना कुछ जवाब देंगे, हो सकता है कि कुछ बच्चे गति के सही डेफिनेशन, सही अर्थ आपको बता दे, और हो सकता है कि बच्चे गति के सही अर्थ ना बता पाए। तो यदि बता देते हैं तो आप उनको रिलेट करके आप न्यूटन की तीनों गतियों के नियमों के बारे में बताएंगे, तो बच्चों को वो चीजें कॉन्सेप्ट वाइज चीजें समझ में आने लगेंगे। और यदि बच्चों को नहीं पता है तो सर्वप्रथम आप गति के बारे में बताएंगे, फिर उसको रिलेट करते हुए न्यूटन की तीनों गतियों के नियमों के बारे में बताएंगे, तो ज्यादा इफेक्टिव माना जाएगा। इसीलिए आप ये सारी गतिविधियां करते हैं। और ये बताया गया है कि प्रस्तावना कौशल के प्रयोग में सबसे पहले शिक्षक जो भी पाठ के बारे में पढ़ाने वाले हैं, उसके लिए बच्चों की या जो छात्र होते हैं उनकी जानकारी लेने के लिए सर्वप्रथम क्या करते हैं, प्रश्न करते हैं। और प्रश्न के माध्यम से वो जांचते हैं कि बच्चों को पहले से इस टॉपिक के बारे में क्या वो जानते हैं, इस टॉपिक से परिचित हैं, इनसे रिलेटेड जो भी टफ पॉइंट्स है या जो भी इनसे रिलेटेड आगे पॉइंट है क्या वो बताने लायक हैं, इनको बताने से इनको समझ आ पाएंगे। ये सारी गतिविधियां टीचर को एनालाइज करना होता है, जिस वजह से वो बच्चों से प्रश्न करते हैं, ताकि वो जानना चाहते हैं कि क्या इस टॉपिक से या इस नाम से बच्चे पहले से परिचित हैं या नहीं। उसके अनुसार उनके पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ते हुए शिक्षण करता है। यानी कि जब टीचर को पता चलता है, हो सकता है कि कुछ बच्चे गति के बारे में, जैसे कि मैंने अभी आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, तो हो सकता है कि बच्चे गति के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी उनके पास हो, कुछ बच्चे उसका सही सही अर्थ बता दे, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कन्फ्यूज़न में सही अर्थ ना बता पाए, तो उससे एक टीचर को आइडिया हो जाता है कि मुझे कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। और फिर वो क्या करते हैं, वो उनके पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान के साथ जोड़ते हैं। स्टूडेंट्स, ये सारे इफेक्टिव मेथड्स होते हैं जिनका यूज़ एज अ टीचर आपको करना होता है। यदि आप एक आदर्श टीचर हैं या बनना चाहते हैं तो आपको ये सारी गतिविधियां अपने व्यवहार में शामिल करनी होंगी। तभी जब आप कक्षा में पढ़ाकर बाहर निकलेंगे तो बच्चे आपकी जो है तारीफ करेंगे कि हाँ, इस जो टीचर ने हमें समझाया वो सारी बातें हमें क्लियर हो गई। क्योंकि ये सारी गतिविधियां आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्नों के आंसर दे सकते हैं। मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर आप रेगुलर आपने बीएड या फिर डीएलएड का प्रशिक्षण लिया है तो ये सारी चीज़ें आपने प्रैक्टिकली की होगी कहीं ना कहीं, और उस पर बेस्ड जब आपसे आयोग प्रश्न पूछेगी तो आप उसका सही ऑप्शन तक, यानी कि सही आंसर तक आप इजीली पहुंच पाएंगे। और यदि आपने बीएड या डीएलएड किसी अन्य वे में किया है कि आप रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं की, तो उस कंडीशन में आपको ये सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में स्टडी करना होगा और आपको ये सारी चीज़ें फील करनी होगी, तभी आप क्वेश्चंस के राइट ऑप्शन तक पहुंच पाएंगे। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे कि प्रस्तावना कौशल के प्रयोग में सर्वप्रथम शिक्षक जो भी पाठ को पढ़ाने वाले हैं उनसे रिलेटेड छात्रों की जानकारी लेने के लिए प्रश्न करते हैं, और उसके अनुसार जैसे उनके रिस्पॉन्स होते हैं उसके अनुसार वो पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़कर शिक्षण करते हैं। तो ये पाठ प्रस्तावना कौशल के बारे में महत्वपूर्ण बातें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या पॉइंट है। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें स्टूडेंट्स की, इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ से आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि जो आपके पाठ प्रस्तावना कौशल है उसमें कौन से शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। तो ध्यान रखेंगे कि उसमें जो शिक्षण सूत्रों का प्रयोग होता है उस शिक्षण सूत्र का नाम है ज्ञात से अज्ञात की ओर। मतलब मेरा कहने का अर्थ ये है कि जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिए हैं कि यदि आप न्यूटन की तीनों गतियों के बारे में बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए सर्वप्रथम आप गति के बारे में बच्चों से प्रश्न करते हैं, क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि बच्चों को गति के बारे में क्या पता है। यदि कुछ बच्चों के रिस्पॉन्स आते हैं तो आप उनके अनुसार ही उस चीज को लिंक करके जोड़ते हैं। तो ये कंडीशन होता है। इसीलिए मान लीजिए कि आपने जो गति से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे हैं, हो सकता है कुछ छात्र आपके आंसर क्वेश्चंस का सही अर्थ बता दे, हो सकता है कुछ छात्र ना बता पाए, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि बच्चों को इस टॉपिक से रिलेटेड कितनी चीज़ें ज्ञात है, यानी कितनी चीज़ें पता है। और उसके बाद आप फिर बच्चों को न्यूटन के तीनों गतियों के बारे में, जो उनको नहीं पता ज्ञात चीज़ें हैं उनके बारे में जब आप बताते हैं तो बच्चे इस चीज़ को इंटरेस्टिंग वे में लेते हैं, क्योंकि उन्हें जो बातें हैं वो पूरी क्लियर होती जाती है। तो ये सारे शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। इसीलिए आपसे सीधा सीधा इस
टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है या पूछा जा सकता है कि पाठ प्रस्तावना कौशल में हम कौन से शिक्षण सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि पाठ प्रस्तावना कौशल में कौन से शिक्षण सूत्र का प्रयोग करते हैं, तो उसको हम बताएंगे कि ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बच्चों को हम सबसे पहले ज्ञात चीज़ों के बारे में पूछते हैं और फिर उन ज्ञात चीज़ों को रिलेट करते हुए हम अज्ञात चीज़ों की ओर लेकर जाते हैं। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप भारत देश पढ़ाने हैं आपको, मान लीजिए कि आप पाठ प्रस्तावना कौशल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पाठ प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत मान लीजिए कि आप बच्चों को भारत देश पढ़ाना चाहते हैं। तो भारत देश पढ़ाना है तो इसकी प्रस्तावना देनी है आपको। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि दुनिया के कुछ देशों के नाम बताइए, जैसे कि मान लीजिए पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, या फिर आपके ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूएसए, ठीक, जापान। तो इस तरीके से मान लीजिए आप विभिन्न देशों के नाम उनको बताते हैं और उनके मानचित्र को दर्शाते हैं, और फिर उसके बाद आप हिंदुस्तान के मानचित्र को उन सभी देशों के बीच में दिखाते हैं कि ये जो है हमारे देश का मानचित्र है, यानी कि ये भारत का मानचित्र है और आज हम भारत के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों को ये पता रहेगा कि दुनिया में और भी बहुत सारे देश हैं, लेकिन उनमें एक देश हमारा भी है और जिसका नाम भारत है। और फिर वो भारत के मानचित्र को डिटेल में स्टडी करेंगे और फिर जान पाएंगे कि भारत के जो मानचित्र के अंतर्गत भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट जब आप किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ाने वाले हैं और उसको पहले से आपने रिलेट करके चीज़ों को बताया है, तो ये एक इफ़ेक्टिव वे माना जाता है और बच्चों को चीज़ें समझ आने लगते हैं। बच्चे इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे उनका जो है नॉलेज बढ़ता जाता है, ठीक। और यदि मान लीजिए कि आप सीधा सीधा आते हैं, किताब खोलते हैं और किताब को पढ़ने के लिए कह देते हैं, बच्चे रीडिंग लगाते हैं, तो इससे कोई भी अर्थ नहीं निकलता। बच्चों को ना तो उसके एक भी शब्द के बारे में क्लियर हो पाता है। बस यही है कि आप उनको पढ़ा रहे हैं और वो पढ़ रहे हैं, जीवन में कहाँ जाना है, किस लिए पढ़ाई करते हैं, इन सब चीज़ों से वो अपरिचित रहेंगे। हो सकता है कि वो जिस चीज़ के लिए बने हो वहाँ तक वो ना पहुँच पाए। तो इसीलिए ये सारे शिक्षण कौशलों का हम उपयोग करते हैं, जिनका उपयोग यदि हम कर पाते हैं अच्छे तरीके से, तो हम एक इंटरेस्टिंग क्लासरूम को डेवलप कर सकते हैं और उसमें जो बच्चे होंगे उनका भी पढ़ाई के प्रति रुचि उत्पन्न हो सकता है। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ तक था स्टूडेंट्स पाठ प्रस्तावना कौशल के बारे में, जहाँ से सीधा सीधा आपसे पूछा जा सकता है कि पाठ प्रस्तावना कौशल यानी कि किसी भी शिक्षण प्रक्रिया का जो प्रथम चरण है उसको हम क्या कहते हैं। तो हम बताएंगे उसको पाठ प्रस्तावना कौशल कहते हैं या फिर प्रस्तावना कहते हैं, ठीक। यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि पाठ प्रस्तावना कौशल का प्रयोग हम क्यों करते हैं। तो पाठ प्रस्तावना कौशल का प्रयोग हम इसलिए करते हैं कि बच्चों को सबसे पहले चीज़ों के बारे में बेसिक जानकारी होना आवश्यक है, जिनसे वो रिलेट करके आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से सीधा सीधा ये भी पूछा जा सकता है कि पाठ प्रस्तावना कौशल के अंतर्गत कौन से शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। तो आप बताएंगे ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो स्टूडेंट्स ये वो महत्वपूर्ण बातें हैं जहाँ से आपके एग्जाम्स में सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, और यदि आपने चीज़ों को ध्यान से समझने की कोशिश किया, ध्यान से मुझे सुना है, तो आप इस टॉपिक से रिलेटेड आप कोई भी प्रश्न के आंसर इजीली दे पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट कौशल कौन से हैं। तो नेक्स्ट कौशल है स्टूडेंट्स आपके लिए प्रश्न कौशल। देखिए प्रश्न कौशल, इसका भी उपयोग एज अ टीचर आप करते हैं और आपको करना चाहिए, और ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए प्रश्न कौशल में क्या होता है कि शिक्षण कार्य प्रश्नों की श्रृंखला में अग्रसर होता है। यानी कि अगर आप शिक्षण कार्य करना चाहते हैं तो उसमें प्रश्नों की श्रृंखला जो है वो सबसे अग्रसर होते हैं, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। आप किसी भी शिक्षण कार्य को करने जाते हैं तो आपके लिए प्रश्नों की श्रृंखला होनी चाहिए, यानी कि आपके पास ऐसा नहीं कि एक प्रश्न आप लेकर आए और आप उनके बारे में बता रहे हैं। आपके पास बहुत सारे प्रश्नों की श्रृंखला होनी चाहिए, यानी कि बहुत सारी सीरीज होनी चाहिए, ताकि आप बच्चों को जो है जांच पाए कि इनको जो है इस टॉपिक से रिलेटेड क्या चीज़ें पता हैं, क्या चीज़ें नहीं पता है, इस चीज़ के बारे में मुझे किस एग्जाम्पल का उपयोग करना होगा ताकि बच्चे को वो इजी वे में समझ आ पाए, ठीक। तो इसके लिए जो है शिक्षण कार्य में जो प्रश्नों की श्रृंखला है वो सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि सबसे अग्रसर है। पाठ का उत्तरोत्तर विकास शिक्षण में प्रश्नों के द्वारा ही होता है, यानी कि यदि आप पाठ का उत्तरोत्तर विकास करना चाहते हैं, यानी कि उत्तरोत्तर विकास का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि यदि आप अपने लेसन को धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहते हैं और उस लेसन को कंप्लीट करना चाहते हैं, उसका डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए शिक्षण में प्रश्नों के द्वारा ही होता है। यानी कि किसी भी शिक्षण कार्य में यदि आप पाठ को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उससे रिलेटेड प्रश्नों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि आपको प्रश्नों के बारे में पता होगा तभी आप उनसे रिलेटेड बच्चों से प्रश्न करेंगे और बच्चों की कमियों को
समझ पाएंगे, जान पाएंगे और उसका सही तरीके से उपचार कर पाएंगे। तो इसके लिए पूरे कॉन्सेप्ट के दौरान आपको प्रश्नों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको प्रश्नों के बारे में जानकारी होंगे तभी आप उस टॉपिक को अच्छे से समझा पाएंगे, उस टॉपिक को आगे बढ़ा पाएंगे, वरना वो टॉपिक वहीं का वहीं रुक जाएगा, क्योंकि आपके पास वो प्रश्न नहीं है जिनके माध्यम से आप बच्चों के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएँ। अतः प्रश्न पूछने का कौशल शिक्षक में होना ज़रूरी है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके लिए शिक्षक वर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न पूछने का जो कौशल है वो शिक्षक में होना ज़रूरी है, यानी कि एक अच्छे टीचर में, एक आदर्श टीचर में प्रश्न पूछने के जो कौशल है वो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बच्चों की मानसिकता को यदि जांचना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक को बच्चों के अंदर क्लियर करना चाहता हूं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उस टॉपिक से रिलेटेड भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न होंगे जिनको आपको बच्चों से पूछने हैं, ताकि आप बच्चों की मानसिकता को समझ पाए कि इन बच्चों को इस टॉपिक से रिलेटेड क्या पता है और क्या नहीं पता है, और इनको किस प्रकार के उदाहरण देने से ये बच्चे चीज़ों को समझ पाएंगे। इन सारी चीज़ों के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं या इन सारी चीज़ों को यदि आप बेहतर ढंग से करना चाहते हैं, तो आपके अंदर प्रश्न पूछने के जो कौशल है वो होना कि बेहद ज़रूरी है। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। स्टूडेंट्स, इसी प्रश्न कौशल के बारे में एक शिक्षा शास्त्री है जिनका नाम है थ्रिंग, तो थ्रिंग साहब ने एक कथन दिया है जो आपको जानना चाहिए। उनके अनुसार क्या है कि शिक्षण का अर्थ है कुशलता से प्रश्न करना, यह शिक्षण का उत्तम साधन है। देखिए, शिक्षण का अर्थ ही यह है कि कुशलता से प्रश्न करना, यानी कि यदि आप एक बेहतर टीचर हैं और आपको शिक्षण कार्य बहुत अच्छे से आता है, तो इसके लिए आपको प्रश्न करना आना चाहिए। यानी कि यदि आप बच्चों से प्रश्न कर सकते हैं तो इसका मतलब आप एक कुशल टीचर हैं। यह शिक्षण का उत्तम साधन है, यानी कि ये सबसे महत्वपूर्ण साधन है, सबसे उत्तम साधन है। यदि आप एक अध्यापक के कार्यरत पर हैं, यानी कि एक अध्यापक का कार्यभार संभाल रहे हैं, एक अध्यापक हैं, तो आपके लिए एक उत्तम साधन है कि आपके अंदर प्रश्न करने का कौशल अवश्य होना चाहिए। यदि आपके अंदर प्रश्न करने के कौशल है तो आप उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत अच्छे ढंग से उस टॉपिक को समझा सकते हैं। किसी भी टॉपिक को आप इजी वे में उन बच्चों तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, बात यह है कि बुक्स तो सभी के पास है, बट बुक्स से ही यदि बच्चे पढ़कर आगे बढ़ जाते तो फिर किसी भी अध्यापक की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब आप जब एक अध्यापक बनकर किसी विद्यालय में जा रहे हैं, इसका मतलब बच्चों को आपको ज़रूरत है, ठीक। तो बच्चों को यदि आपकी ज़रूरत है तो इसका मतलब आपके अंदर कुछ क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चों के कार्य को आसान कर पाए। यानी कि किताब में जो भी नॉलेजेस, जो भी ज्ञान दिए हैं, वो बच्चे इतने सक्षम नहीं है कि वो चीज़ों को समझ पाए। इसके लिए आप एक माध्यम है जिसके थ्रू बच्चे जो है उन अपनी सारी प्रॉब्लम को आसान ढंग से और ईजी वे में सीख पाए। तो इसके लिए आपके अंदर ये सारी कला होना ज़रूरी है, और इसीलिए थ्रिंग साहब ने कहा है कि शिक्षण का अर्थ कुशलता से प्रश्न करना, यह शिक्षण का उत्तम साधन है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि शिक्षण का क्या रोल होता है, और शिक्षण के दौरान जो आप प्रश्न कौशल करते हैं, सीखते हैं, प्रश्न कौशल को डेवलप करते हैं, तो इसका क्या रोल है, ठीक। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। सीधा सीधा आपके एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाएंगे कि शिक्षण का अर्थ है कुशलता से प्रश्न करना, यह शिक्षण का उत्तम साधन है, यह कथन किसका है। तो यदि आपने पढ़ा है तो आप इजीली बता सकते हैं कि यह कथन जो है थ्रिंग साहब का है, यानी थ्रिंग के अनुसार यह कथन दिया गया है। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रश्न कौशल में और क्या क्या बातें हैं जो आपको जानना चाहिए। तो स्टूडेंट्स देखिए, प्रश्न कौशल का मतलब ही होता है कि एक अध्यापक को प्रश्न करना आना चाहिए, यानी प्रश्न करना यदि उनको आता है तभी वो बच्चों की प्रॉब्लम को जान पाएंगे, उनको समझ पाएंगे और उनके लिए एक उचित उदाहरण के माध्यम से उनके कॉन्सेप्ट को स्पष्टली क्लियर कर पाएंगे। तो स्पष्ट करने के लिए उनको प्रश्न आना चाहिए। अब स्टूडेंट्स, ये भी बात हो सकती है आपके दिमाग में कि प्रश्न किस प्रकार के होने चाहिए। ज़रूरी तो ये नहीं है कि आप कैसे भी प्रश्न उन बच्चों से पूछ रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि प्रश्न कौशल के अंतर्गत आपको कुछ प्रश्नों को भी ध्यान रखना होगा जिनका उपयोग आपको करना होगा। प्रश्न का मतलब ये नहीं कि आप कोई भी प्रश्न कभी भी पूछ कर बैठ जाए, तो इससे कभी भी आप शिक्षण को बेहतर ढंग से प्रभावी नहीं बना सकते। तो प्रश्न कैसे होने चाहिए इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट है कि स्तरानुकूल होने चाहिए, यानी कि प्रश्न कैसे होने चाहिए, स्तरानुकूल होने चाहिए, यानी कि
बच्चे जिस स्तर के हैं, जिस लेवल के बच्चे हैं, उनके अनुकूल प्रश्न होने चाहिए। मान लीजिए बच्चा 4th क्लास का है, तो बच्चा 4th क्लास का होगा तो 4th क्लास के अकॉर्डिंग ही उसके प्रश्न होने चाहिए। उसकी मेंटल एबिलिटी 4th क्लास के अकॉर्डिंग जितनी है, मान लीजिए कि बच्चा 9 साल का है और वो 4th क्लास में पढ़ रहा है, तो इसका मतलब उस बच्चे की मानसिकता 9 वर्ष के अनुसार ही आपके प्रश्न होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 10वीं 12वीं के लेवल के प्रश्न उस बच्चे से पूछेंगे तो वो बच्चा जीवन में कभी नहीं बता सकता। इस चीज़ को आप भी समझ सकते हैं। तो इसलिए आपको ऐसे प्रश्न लाने होंगे कि 4थी क्लास का बच्चा है तो 4थी क्लास के अनुसार बच्चे की जो मानसिकता उसके अनुकूल उसके प्रश्न होने चाहिए। ठीक, दूसरी बात है कि विविधता होनी चाहिए, यानी कि प्रश्न कैसे होने चाहिए, प्रश्न अलग अलग होने चाहिए, उसमें विविधता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक ही प्रश्न बार बार बच्चों से पूछ रहे हैं, तो उससे बच्चा जो है अपनी मानसिक स्थिति का उपयोग ज़्यादातर नहीं कर पाता है, जिस वजह से उस बच्चे का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं कर पाता, यानी कि उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाती है। इसलिए प्रश्न जो होने चाहिए वो विविध होने चाहिए, अलग अलग तरीके के प्रश्न होने चाहिए और उस टॉपिक से रिलेट करता हुआ होना चाहिए। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट इसमें कि सरल होने चाहिए। देखिए प्रश्न का जो स्तर है वो सरल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप प्रश्न के जो स्तर है उसको बिल्कुल टफ बनाकर बैठे हैं और ऐसे प्रश्न लेकर आ रहे हैं जिसका आंसर बच्चे ना दे पाए। ऐसे नहीं होने चाहिए। जिस टॉपिक को आप समझा रहे हो उस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न होने चाहिए। जब उस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न होंगे तो वो सरल ही होंगे। ठीक, और यदि आप जानबूझकर प्रश्न के स्तर को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आप यदि बच्चों को कॉन्सेप्ट पहले बता देंगे और उस पर बेस्ड आप प्रश्न बनाएंगे तो बच्चे उसका आंसर ईजिली दे पाएंगे। और यदि आप ऐसे टॉपिक पर प्रश्न बनाते हैं जिसको आपने बताया ना हो तो उस प्रश्न का आंसर तो बच्चे कभी नहीं दे सकते। इसका मतलब आपके अनुकूल होने चाहिए, मतलब आपका जो प्रश्न है वो स्तर के अनुकूल होने चाहिए और इसीलिए इसको सरल बताया गया है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स कि प्रश्न स्पष्ट होने चाहिए, यानी कि क्लियर होने चाहिए कि आप जिस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न पूछ रहे हैं वो टॉपिक बच्चों को क्लियर होने चाहिए, तभी आपके प्रश्न का वो स्पष्टली जवाब दे पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट प्रासंगिक होने चाहिए। प्रासंगिक का मतलब होता है कि आपके जो प्रश्न का लेवल है, आप के प्रश्न से रिलेट करता हुआ प्रश्न होना चाहिए, मतलब आपके कंटेंट से रिलेट करता हुआ प्रश्न होना चाहिए। आपने जो कंटेंट बताए हैं उसी से रिलेट करते हुए ही प्रश्न बनाए जाने चाहिए ताकि आपके प्रश्न का आंसर आपके कंटेंट में हो। इस प्रकार के प्रासंगिक प्रश्न आपके होने चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स कि बोधगम्य होने चाहिए, यानी कि ऐसे प्रश्न होने चाहिए जो बोधगम्य हो, जिसको समझा जा सके, जिसको अंडरस्टैंड किया जा सके। तो इस तरीके के प्रश्न होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप प्रश्न कौशल के अंतर्गत कोई भी उटपटांग से प्रश्न, मान लीजिए कि आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं और आप प्रश्न पूछ रहे हैं मैथ्स के, तो इसका कभी भी एक दूसरे के साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं बैठेगा, क्योंकि ये एक अलग टॉपिक है और आप प्रश्न किसी दूसरे टॉपिक से पूछ रहे हैं। तो इसीलिए जो भी आप टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उसके अनुकूल आपके प्रश्न होने चाहिए। आपके प्रश्न एक जैसे नहीं होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, क्योंकि आप बच्चों की जांच करना चाहते हैं कि बच्चों को कितना टॉपिक क्लियर हुआ है। टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए, तभी जो प्रश्न होंगे वो सरल हो पाएंगे। प्रश्न स्पष्ट होने चाहिए, यानी क्लियर होने चाहिए, ताकि बच्चों को प्रश्न समझ आ पाए। प्रासंगिक होने चाहिए, जो भी टॉपिक से रिलेट करते हुए होने चाहिए ताकि उसी में ही उसका अर्थ छिपा हो। और एक होते हैं बोधगम्य होने चाहिए, यानी बोधगम्य का मतलब होता है कि वो ऐसे प्रश्न होने चाहिए जिसको कंटेंट करने के बाद समझा जा पाए। ठीक, आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे कि जिस तरीके से मान लीजिए कि मैं आपको टॉपिक्स कराता हूं, तो मैं कोई भी कंटेंट, जैसे अभी हम कंटेंट पढ़ रहे हैं, तो इस कंटेंट के कंप्लीट होने के बाद हम प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे इसी कंटेंट पर बेस्ड। तो उससे क्या होता है कि बच्चा पहले कंटेंट को जानता है कि कहाँ से किस किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, और फिर उनसे रिलेट करते हुए यदि वो प्रश्नों को देखते हैं तो उनको लगता है कि हाँ, मैंने जो चीज़ें सीखी हैं या जो ये प्रश्न है ये इस टॉपिक से रिलेट करते हुए हैं और किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं या एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इन बातों को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट इसी प्रश्न कौशल में कि प्रश्नों के प्रकार, यानी प्रश्नों के क्या प्रकार होने चाहिए, यानी प्रश्नों के प्रकार कैसे होने चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए प्रश्नों के प्रकार, यानी कि सबसे पहले तो आपके जो प्रश्न होने चाहिए वो प्रस्तावना प्रश्न होने चाहिए, यानी कि जब आप किसी भी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं तो उस टॉपिक को शुरुआत करने से पहले जो प्रश्न है जिसे आप प्रस्तावना प्रश्न कहते हैं, मतलब आप उस टॉपिक को रिलेट करने के लिए वो ज्ञात चीज़ों से रिलेटेड आप प्रश्न बनाएंगे ताकि बच्चों से आप पूछेंगे तो बच्चे ईजिली उस चीज़ को बता पाए। यदि वो बता पाएंगे फिर आप उनकी ज्ञात चीज़ों को धीरे धीरे
लिंक करते हुए आप अज्ञात चीज़ों की ओर लेकर जाएंगे तो उनका इंटरेस्ट जो है इस टॉपिक पर बना रहेगा और इससे जो है उन्हें चीज़ें भी समझ आने लगेंगी। तो इससे क्या होगा कि विकासात्मक प्रश्न भी होने चाहिए, मतलब जैसे जैसे आप टॉपिक में आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप लेसन में आगे बढ़ेंगे और समझाते जाएंगे तो उनसे रिलेट करते हुए आप पीछे की चीज़ों से रिलेटेड आप प्रश्न पूछते जाएंगे और आप उनका डेवलपमेंट करते जाएंगे कि बच्चे इस टॉपिक को यहाँ तक पढ़ने के बाद कितनी चीज़ें समझ पाए हैं और कितनी चीज़ों के बारे में आपको आने वाले समय में पढ़ाने। तो इस तरीके से विकासात्मक प्रश्न होने चाहिए ताकि आपको पता चल पाए कि इनका विकास कितना हुआ है इस टॉपिक को पढ़कर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसी में कि समस्यात्मक प्रश्न। देखिए प्रश्न आपके ऐसे नहीं कि सारे के सारे प्रश्न आपके सरल हो, आपके कुछ प्रश्न ऐसे भी होने चाहिए थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो, बच्चे को अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़े। ऐसा नहीं है कि वो अगर थोड़ा सा भी आपकी बातों को सुन ले ध्यान से तो वो इजीली अपने सारे प्रश्नों के आंसर दे पाए। यदि ऐसा हो पाएगा तो बच्चे के लिए सब कुछ आसान लगने लगेंगे और वो अपनी काबिलियत का ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करेगा क्योंकि उसको पता रहेगा कि ये सारी चीज़ें मुझे पता है। तो इसका मतलब वो आगे मेहनत नहीं करेगा। तो इसका मतलब आप उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ऐसे प्रश्न भी डेवलप करें जिससे बच्चे को सोच विचार करने पर समय लगे और बहुत समस्याओं के बाद उस प्रश्न के आंसर तक बच्चे पहुंच पाए। तो इस तरीके के भी आपके प्रश्न होने चाहिए ताकि आप बच्चों को सही ढंग से सही डायरेक्शन में लगा पाए। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट है आपके लिए बोध प्रश्न। देखिए आपके प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो अंडरस्टैंड पर बेस्ड होने चाहिए, यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल पर बेस्ड होने चाहिए कि बच्चे थोड़े बहुत समझ कर भी उस प्रश्न के आंसर तक पहुंच पाए। तो इस तरीके के प्रश्न भी होने चाहिए। और एक होते हैं स्टूडेंट्स पुनरावर्ती प्रश्न। पुनरावर्ती प्रश्न का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि आपने जो टॉपिक को समझाया है उस टॉपिक से रिलेटेड कितना आपका कॉन्सेप्ट सफल रहा है इसका मापन करना भी ज़रूरी होता है। इसके लिए भी आपको कुछ प्रश्न पूछने होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप जो है न्यूटन की गति के पहले नियम को क्लियर कर रहे हैं तो उनसे रिलेटेड जब आप पूरी गति के पहले नियम को क्लियर कर देंगे तो उनसे रिलेटेड आप एक आध प्रश्न ऐसे भी पूछेंगे और पूछ कर देखना चाहेंगे कि बच्चों को ये टॉपिक कितना क्लियर हुआ है, क्या अभी भी उनको कोई डाउट्स है इस टॉपिक से रिलेटेड। यदि है तो मैं उसको अभी क्लियर कर दूं और यदि नहीं है तो इसका मतलब मेरा जो समझाने का तरीका था वो बेहतर था और बच्चे को पूरी बात जो है स्पष्ट रूप से क्लियर हो चुकी है। तो इस तरीके के पुनरावर्ती प्रश्न भी आपके पास होने चाहिए क्योंकि आप यदि पुनरावर्ती प्रश्नों के साथ उनसे उनकी कॉन्सेप्ट पर कितनी पकड़ बनी है, कितनी चीज़ें उनके समझ में आए हैं, इसका यदि मापन करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको कुछ अभ्यास प्रश्नों का उपयोग करना पड़ता है और उन प्रश्नों को हम कहते हैं पुनरावर्ती प्रश्न। तो इस तरीके से प्रश्नों के प्रकार होने चाहिए, प्रश्न किस तरीके के होने चाहिए ये आपको पता चल चुका है। तो आई होप आपको यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स। इनसे रिलेटेड जो भी कौशल है उनको हम नेक्स्ट क्लासेस में कवर करेंगे। ध्यान रखेंगे ये दोनों ही पाठ प्रस्तावना कौशल और प्रश्न कौशल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ से आपके एग्जाम्स में प्रश्न बनना निश्चित है। कोई ना कोई प्रश्न यहाँ से आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। बाकी जो भी कौशल है उनको हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके की बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊँ तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।